हैं बायोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल जो पहला चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, है तो 9वां चैप्टर एनसीईआरटी का, लेकिन आज हम पहली बार शुरू कर रहे हैं तो हम इसे पहले ही चैप्टर बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखिए इसमें क्या, पहले तो सबसे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करें। फिर इसमें पढ़ना है हमें प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिर पढ़ना है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर प्रोटीन्स, इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलीसैकेराइड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स। ये सब हमें बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू होता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज कर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी सेल है, तो कोई भी सेल है तो उसके अंदर, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो कैसी हो सेल, लीवर एनिमल सेल हो, तो उसे हम ले लेते हैं पहले एनिमल सेल को या लिविंग सेल्स को ले लेते हैं, चाहे वो लिविंग सेल्स टिश्यू किसी का हो, लीवर का हो लीवर हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एनी लिविंग टिश्यूज अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर, लीवर का हो चाहे एक्सेट्रा किसी का भी हो, उसे ले लेते हैं। उसके बाद उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में CH3CL3CC, यूज और किसका यूज़ करते हैं, मोर्टार का और पेस्टल का यूज़ कर हम उसे ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक थिक स्लरी सब्सटेंस प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे छानते हैं, क्या कहते हैं, छानते हैं चीज़ क्लॉथ या कॉटन से। तब हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं। तो हमें कुछ फ्रैक्शंस हमें प्राप्त होते हैं, कैसे से, एक तो हमें फ्रैक्शन को कहते हैं फिल्ट्रेट, और दूसरा जो फिल्ट्रेट या मोर टेक्निकली इसे हम कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। फिल्ट्रेट को हम क्या कह सकते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रिटेंटेंट। रिटेंटेंट रिटेंटेट कहते हैं, या फिर इसे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, जो उसमें नहीं घुला ऊपर रह गया छन्ने से, उसे कहते हैं। देखो अब हम इसको लिख कर बता देते हैं। ऑर्गेनिक, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। चलो ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक स्लरी पोजीशन ले लिया हमने, स्लरी पोर्शन ले लिया, वो स्लरी क्या था, एक लिविंग सेल ले ली या कोई सी भी लिविंग सेल ले ली। मान लीजिए हमने ले लिया लीवर सेल या प्लांट सेल, कोई भी लिविंग सेल ले ली। लिविंग सेल ले लेते हैं। अब लिविंग सेल किसी की हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, और एनिमल भी हो सकती है। प्लांट में हम किसी लीफ की ले सकते हैं, लीफ से ले सकते हैं, और एनिमल में हम लीवर सेल ले सकते हैं, लीवर टिश्यू ले सकते हैं। अब इस किसके साथ हम इसे कर रहे हैं क्रिया, हम कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड। कौन सा डाइल्यूट एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड।
ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हम इसे मिक्स करके इसे पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से हमें क्या प्राप्त होता है? स्लरी सब्सटेंस। स्लरी सब्सटेंस, स्लरी सब्सटेंस प्राप्त होता है और इस स्लरी सब्सटेंस को हम फिर छानते हैं। मान लीजिए इससे हम छान लेते हैं। अब बीकर में ले लेंगे तो बीकर में कुछ छन के आ जाएगा भाग और कुछ भाग ऊपर रह जाएगा। जो ऊपर रह जाता है, नहीं छनता है, उसे हम कहते हैं रिटेंटेंट, रिटेंटेट, रिटेंटेट कहते हैं इसे। और जो छन जाता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो नहीं छनता उसे रिटेंटेट कहते हैं। रिटेंटेंट क्या होता है? जो एसिड में नहीं घुला, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। और फिल्ट्रेट को कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं इसे। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन से आते हैं? जो वेट से ज़्यादा होगा, जिनका ज़्यादा वेट होगा वही आएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एसिड सॉल्युबल पूल में या फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से आते हैं? रिटेंटेंट में क्या कौन आते हैं? रिटेंटेंट में, रिटेंटेट में कौन से आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। और फिल्ट्रेट में कौन आते हैं? फिल्ट्रेट में आएंगे माइक्रो, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से आएंगे। अब मैक्रो और बायोमॉलिक्यूल्स और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। किन किन में बांटा गया है? दो होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो होते हैं। एक तो हो गया माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और एक हो गया मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो किस में आते हैं? फिल्ट्रेट में आते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? फिल्ट्रेट में मिलेंगे। या हम कह सकते हैं कहाँ मिलेंगे ये? एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे। या फिर और ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हमें कहाँ मिलेंगे? रिटेंटेंट में, रिटेंटेट में, या एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है। तो इस तरह से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते कौन है? जिनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक होता है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल के, वो मोर देन 10,000 डाल्टन, मोर देन 10,000, 10,000 से अधिक वाले मॉलिक्यूल को मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है।
अब कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इनके, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड के बाद फैटी एसिड हो गए, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, और मोनोसैकेराइड्स हैं, और डाइसैकेराइड है, और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, साइड, न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए नाइट्रोजन बेस। और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट भी हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं। कौन कौन से, सल्फेट, फास्फेट। सल्फेट और फास्फेट। तो इस प्रकार अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और सल्फेट, फास्फेट, ये हो गए माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, लिपिड जो इंसॉल्युबल में आएगा, जबकि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है लेकिन ये लिपिड में आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि ये अभी हम बताएंगे, इसमें स्टार लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी बताएंगे। लिपिड आता है, प्रोटीन आती हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, पॉलीसैकेराइड का न्यूक्लिक एसिड आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए, आरएनए, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है कि हाँ लिपिड क्यों आता है, लिपिड आखिर है क्या, जो एसिड इंसॉल्युबल पूल में आता है, ऐसा क्या है इसमें, तो वो समझ लेते हैं। लिपिड जो है लिपिड, लिपिड क्या चीज़ है, लिपिड हमें प्राप्त होता है दो बातें हैं लिपिड के बारे में। एक तो ये हमें प्राप्त होता है ऑन द बेसिस सेपरेशन के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के आधार पर अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और अगर वेट के आधार पर देखें, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर देखें, तो इसका जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है, इसके लगभग पास होता है। तो ये क्या हो गया, इसलिए हम इसे कैसे कह सकते हैं, ये हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल हो गया क्योंकि इसका जो वेट है लगभग 800 डाल्टन होता है, लेकिन सेपरेशन के आधार पर ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है। अब क्यों मिलता है, इसको तो देखना पड़ेगा कि लिपिड जो होता है वो एक एम्फोटेरिक होता है, एम्फीपैथिक होता है, एम्फीपैथिक सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूल होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों भाग होते हैं।
पोलर और नॉन पोलर दोनों भाग होते हैं, तो उसे कहते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। कैसे कि जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड होता है वो पानी से वाटर लविंग होता है अर्थात पोलर होता है, और टेल जो होती है वो वाटर हीटिंग होता है अर्थात नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। इसलिए दोनों तरीके से काम करता है, इसलिए इसे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब ये वाटर के संपर्क में आता है तो फिर क्या होता है, ये वाटर के संपर्क में आता है तो ये वाटर से हेड करने वाले जो है इसका हेड है वो अंदर की तरफ हो जाता है और टेल बाहर की तरफ हो जाती है, जिस कारण क्या है सारे हेड तो अंदर की तरफ हो जाते हैं और टेल बाहर की तरफ हो जाती है। और इस कारण क्या है कि एक बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है मीसेल, मिसेल बन जाते हैं। और मिसेल बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं, इनका मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा हो जाता है, इनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, साइज़ बड़ा होने के कारण ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, बेसिकल्स, या ये बेसिकल्स बना देते हैं। एक बेसिकल है मैसेल्स, एक बेसिकल बना लेते हैं। और बेसिकल्स क्या होता है, इनका साइज़ बढ़ा जाता है और साइज़ बड़ा होने के कारण ये छन नहीं पाते हैं और फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते। इसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब इसके बाद की आगे की देखिए कहानी क्या लिखा हुआ है इसमें। चलिए तो इसमें और आगे पढ़िए इसमें। अब शुरू करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड शुरू करेंगे। अमीनो एसिड किसे कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज एट लीस्ट वन अमीनो ग्रुप और एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे क्या होता है इसमें, एक कार्बन होता है, एक H होता है लगा हुआ, और एक अमीनो ग्रुप होता है लगा हुआ, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है लगा हुआ, और एक श्रृंखला होती रही। तो एक तो अमीनो ग्रुप लगा होना चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोज कार्बोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which has at least one amino acid and one amino acid and one carboxylic acid। ठीक है, एक अमीनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या है, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। और आर क्या है, आर है वेरिएबल ग्रुप, जो वेरिएबल होता रहता है, वेरिएबल ग्रुप, और एक तरफ H लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जिससे चारों वैलेंसी, चारों तरफ चार वैलेंसी होती हैं और चारों वैलेंसी पर अलग अलग सब्सटेंस हों, अलग अलग, तो ऐसे इस कार्बन को क्या कहते हैं, ऐसे सेंटर कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। क्या कहेंगे इसे,
कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कहलाता है। और ये कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। यदि R के स्थान पर H लग जाए, R के स्थान पर H लग जाए तो ये बन जाएगा ग्लाइसीन। अगर R के स्थान पर CH3 लग जाए तो ये बन जाएगा एनालीन। अगर R के स्थान पर CH2OH लग जाए तो ये बन जाएगा सेरीन। और R के स्थान पर अगर CH2SH लग जाए तो ये बन जाएगा सिस्टीन। तो ये बन जाएगा सिस्टीन। तो ग्लाइसिन में H ही होता है और एनालीन में CH3 होता है R के स्थान पर, सेरीन में CH2OH होता है। ये एक OH कंटेनिंग कंपाउंड है, OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। और ये सिस्टीन जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है, तब आप और आगे देखते हैं। अब आगे कि सी अल्फा क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया, एसिमेट्रिकल कार्बन हो गया जिससे सिमेट्री नहीं है उसमें। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। ग्लाइसिन जो है इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, या H लगा होता है तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन क्या हो गया? अल्फा वो कायरल कार्बन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? और प्रोटीनियस, जिससे प्रोटीन बनती है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। और इनको क्या कहते हैं? नॉन प्रोटीनेशियस, जिससे प्रोटीन नहीं बनती है अमीनो एसिड। इसके अलावा ये कितने होते हैं प्रोटीनेशियस? इनसे प्रोटीन बनती है 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, ये प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। तो नॉट फाउंड इन प्रोटीन में ये नहीं पाए जाते, लेकिन बट प्रेजेंट इन बॉडी में तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में नहीं पाए जाते ये अमीनो एसिड्स। कौन कौन से हैं? ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में पाया जाता है। सिट्रुलिन यूरिया साइकिल में, या फिर लीवर यूरिया साइकिल में, या ऑर्निथिन साइकिल में, या क्रेब हैंसलीट साइकिल में पाए जाते हैं। इसके अलावा आती हैं गाबा क्या न्यूरोट्रांसमीटर है। गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड तो ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके। इसके बाद अगला आता है
अगला आता है इसमें कि अमाइनो एसिड और कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। अमाइनो एसिड और कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें COOH ज़्यादा हो, की संख्या ज़्यादा हो, की नंबर ज़्यादा हो और NH2 के नंबर कम हो, ऐसे क्या एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। और COOH ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज। कौन कौन से होते हैं उदाहरण इसके? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरा जो है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप के नंबर ज़्यादा हों और COOH ग्रुप के नंबर कम हों, तो इसे कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कौन कौन से? हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन तो हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टीडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। हिस्टीडीन और आर्जिनिन तो सेमी एसेंशियल हैं। ये तो हुआ सेमी एसेंशियल हैं। हिस्टीडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल हैं। आर्जिनिन और लाइसिन ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। और हिस्टीन जो है वो हिस्टामाइन का प्रिकर्सर है। हिस्टामाइन का प्रिकर्सर है हिस्टीडीन। अगला आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? जो जिनमें सुगंध होती है। फिनाइल एलामीन, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन और फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये होते हैं तीन। फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है? टायरोसिन T3 का, T4 का प्रिकर्सर है। और मिलेनिन का प्रिकर्सर है, डोपामाइन का, मिलेनिन डोपामाइन का प्रिकर्सर है। और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और T4 T3 मिलेनिन और इन सब का प्रिकर्सर है। और ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर है? ट्रिप्टोफैन ये प्रिकर्सर है प्लांट में पाए जाने वाले ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर है, क्योंकि इसमें इंडोल रिंग पाई जाती है। और किसका प्रिकर्सर है ये? एनिमल में मेलेटोनिन और सीरोटोनिन का। एनिमल में मेलेटोनिन और सीरोटोनिन का प्रिकर्सर है, और प्लांट में ऑक्सिन का। प्लांट में ऑक्सिन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, और एनिमल में मिलेनिन का और मेलेटोनिन का और सीरोटोनिन का है। सीरोटोनिन और मेलेटोनिन का, सही, ठीक है। अगला जो है इसके बाद आता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन कौन से हैं?
सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन और मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन है। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है सिस्टीन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट अमीनो एसिड है, क्रिएटिन में पाया जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन बनती है इससे। और मेथियोनिन जो है ये भी सल्फर कंटेनिंग है। इसके बाद आ जाता है OH कंटेनिंग, OH ग्रुप जो है OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। OH कंटेनिंग किस में पाए जाते हैं, अभी बताया था। OH कंटेनिंग सेरीन, एक तो सेरीन हो गया, सेरीन में OH कंटेनिंग होती है, CH2OH पाया जाता है। और थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन में भी वो OH कंटेनिंग होता है। इसके अलावा जो होता है लास्ट, हाँ एमाइड रह गया। तो एमाइड कौन कौन से होते हैं, जो अब एसिडिक होते हैं इनका ही एमाइड बन जाते हैं। एस्पार्टिक एसिड का एमाइड क्या होगा, एस्पेराजीन और ग्लूटामिक एसिड से बनेगा ग्लूटामीन, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन ये तो है एमाइड। इसके बाद होता है इमीनो एसिड। एक इमीनो एसिड भी होता है प्रोलीन, कौन सा होता है, प्रीलोन, क्योंकि इसमें इमीनो ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, इमीनो ग्रुप कौन सा होता है, NH। ठीक है। तो प्रोलीन का फार्मूला क्या है, प्रोलीन का फार्मूला है COOH NH2 C और ये एक H रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है CH2 और CH2 इस तरह से। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखेंगे कि टाइट्रेशन के आधार पर अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। टाइट्रेशन के आधार पर अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो या तो ये एसिडिक, टाइट्रेशन में एसिडिक करेगा काम। अगर ये एसिडिक करेगा, एसिड की तरह काम कर सकता है, या फिर ये बेस की तरह काम कर सकता है। बेसिक पीएच में कैसा काम करेगा और एसिडिक पीएच में कैसा काम करेगा। एसिडिक पीएच का मतलब होता है कि पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा, तो एसिडिक 7 से कम होगा। ठीक है, एच आयन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें जब एच आयन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि एच आयन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो एच आयन है प्लस के होते हैं और ये प्लस वाली जगह पर चले जाएंगे और एक एक्स्ट्रा NH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एसिड होंगे वो अमीनो एसिड एक्ट एज एसिड, यहाँ पे एसिड की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक पीएच में एसिड की तरह काम करेंगे, क्योंकि बेसिक पीएच में क्या होगा कि पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा पीएच, अर्थात एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। एच आयन कम होंगे, यहाँ पर एच आयन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे बेसिक में एच आयन कम होंगे। एच आयन कम होंगे तो क्या होगा,
एच आयन कम होंगे तो ये अपना एच आयन दे देगा, एच आयन दे देगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, बेस, बेस की तरह कार्य करेगा। क्योंकि एच आयन दे रहा है, तो जो एच आयन देता है वो क्या होता है, बेस की तरह कार्य करता है। चलो खैर अब देखते हैं, अगर ये न्यूट्रल वाले पीएच कितना हो, 7 के बराबर हो, न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच हो, तब क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज भी होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो, दोनों, यहाँ से एच आयन देगा और यहाँ से एच आयन ले लेगा, COOH से तो एच आयन देगा और NH2 पे एच आयन ले लेगा, तो चार्ज आ जाएगा प्लस का और माइनस का, दोनों चार्ज आ जाएंगे, तो इसी को कहते हैं ज्विटर आयन, इसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। और इसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे इसे।